वेलकम बैक। पावरफुल मुक्कों की अब बात करते हैं माया, क्योंकि आप भी वैसे मुक्के चलाती रही हैं, वैसे ही बॉक्सिंग करती रही हैं। मोहम्मद वसीम की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है फखरे फाखरे पाकिस्तान ने और सिल्वर टाइटल जीता है WBC में। आपको बताने चले वो सिल्वर चैंपियन बन गए हैं मोहम्मद वसीम। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने नॉकआउट किया है कोलंबियन बॉक्सर को। तो उन 12 राउंड्स की बात भी करेंगे। मोहम्मद वसीम रिंग में भी गए ना शाज़ेब? बिल्कुल बिल्कुल रिंग में, इसी पर बात कर लेते हैं। पहले पाकिस्तान पहले मुसलमान बॉक्सर हैं जिनको ये एजाज हासिल है। 2 बार सिल्वर चैंपियन वो बन चुके हैं। मोहम्मद वसीम हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। मोहम्मद वसीम खुशामदीद करेंगे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको मोहम्मद वसीम। कैसा महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम रोशन आप बार बार कर देते हैं। सिल्वर चैंपियन WBC के 2 बार बन चुके हैं, ये एजाज आपको हासिल है। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या जज्बात हैं? पहले तो ये शेयर कीजिएगा। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी खुशी हुई कि मैंने दोबारा 6 साल के बाद अपना टाइटल जीता और फिर उसके साथ ही WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर वो भी जीता और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ अपनी विक्ट्री। अच्छा, आपकी जो चोट है वो भी वाज़े हो रही है और आपने वाकई बहुत सख्त मुकाबला किया होगा, हमें यकीन है इस बात का। ये बताइएगा कि 2 बार आप सिल्वर चैंपियन बन चुके हैं WBC के। जो बाकी बॉक्सर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पर आप, क्योंकि जो पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सर्स हैं वो बॉक्सिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिलते हैं, वो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जा नहीं पाते। आप पहले पाकिस्तानी और पहले मुसलमान बॉक्सर हैं, ये एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ जो नए आने वाले बॉक्सर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले आप ये बताइएगा हमें। पहले तो मैं ये मैसेज तो उन बॉक्सरों को ये दूंगा कि वो अपना मेहनत जारी रखे और हार्ड वर्क करे, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको सिला देगा। मैं 1 साल के बाद रिंग में आया, लेकिन इस पैंडेमिक में भी मैंने अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। इवन जिम्स भी बनते, कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं था और मैं पाकिस्तान में स्टक था और पूरा 1 साल मेरा जाया हुआ, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। तो ये यंगस्टर जो फाइटर्स हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि हार्ड वर्क आपको इंशाल्लाह एक न एक दिन पे करेगा। अच्छा वसीम, ये बताइए कि अभी शाज़ेब ने आपसे कहा कि आपके चेहरे से साफ आया है आपकी ऑब्वियसली जो आपकी इंजरीज हैं आपकी रिंग के बाद की और आपके मुकाबले के बाद की, लेकिन क्या ये समझना और ये सोचना जो है वो गलत ना होगा कि एक फ़ाइटर के लिए उसके तमाम जो ये ज़ख्म होते हैं ये किसी तमगे से कम नहीं होते, किसी अचीवमेंट से कम नहीं होते, किसी फ़ख्र से कम नहीं होते? क्या बात सच है? बिल्कुल। मुझे तकरीबन इस फाइट में 20 स्टिचेस लगे हैं मुझे। ये मुझे दूसरे राउंड और पहले राउंड के बीच में मुझे हेडबट लगी थी, उसका सर, और बहुत बड़ा इंजरी हुआ था। लेकिन ये इंजरीज आप विक्ट्री के बाद इनको आप इंजॉय करते हैं इस लेवल पर, जब आप फाइट जीतते हैं तो फिर ये इंजरीज आपके लिए मतलब बहुत ही नॉर्मल है हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतना बड़ा टाइटल और ग्रीन फ्लैग पूरी दुनिया में 12 राउंड्स के बाद वसीम, 12 राउंड्स के बाद, बहुत बड़ी बात। अच्छा, आप कुछ इस तरफ आ जाते हैं मोहम्मद वसीम के आपने बॉक्सर को नॉकआउट किया, 12 राउंड्स खेले। 12 राउंड्स खेलना कितना मुश्किल होता है, और जब आप रिंग में उतरते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं, किस सोच के साथ रिंग में उतरते हैं कि आज इस बॉक्सर के साथ आपने क्या करना है? क्या जज्बात होते हैं, क्या ख्यालात होते हैं, क्या आपका मिशन होता है? बॉक्सिंग एक बहुत डिफरेंट स्पोर्ट है। दुनिया में सबसे सख्त स्पोर्ट बॉक्सिंग है, क्योंकि आप सबसे पहले आप अपने वेट के साथ लड़ते हो। मैंने इस कैंप में अपने वेट को तकरीबन 14 किलो मैंने कम किए और मैं फ्लाई वेट जो मेरा वेट है उस पे मैंने अपना दोबारा से टाइटल। और अभी क्या है? मैं 64 किलो से मैं 50.8 किया था मैंने, तो कोई आई थिंक 14 किलो से ज़्यादा थे।
तो उसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वो देते हैं आपके मैनेजमेंट, और आपको वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इंग्लैंड में जो मेरा न्यूट्रिशन है स्टीवन फ्लॉयड, वो मुझे प्रॉपर लुक आफ्टर कर रहा था, और मेरा पूरा टीम इतनी बड़ी फाइट के लिए। तो आप ने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी हुई थी कि 12th राउंड तक मैं लड़ा, और मैं 10th राउंड में थोड़ा सा अच्छा, और मैं इसी तरफ आ रहा था मोहम्मद वसीम, आप डाइट की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपके ट्रेनर भी आपको बताए, डाइट प्लान मोहम्मद वसीम आपका होता क्या था, क्या खाते थे आप, क्या करते थे? डाइट प्लान रोज़ाना चेंज था, और मुझे हर मॉर्निंग में मैं अपने जो मेरा न्यूट्रिशन था उसको अपना वेट बेचता था, और फिर वो मुझे मेरे पास पूरा लिस्ट है, और पूरे वीक का मेरा जो खाने का लिस्ट है वो होता था। फिर वो हमें कुक दिया गया था, वो कुक वो खाना पूरा बनाता, और जिसमें मतलब ना सॉल्ट ना ऑयल, कुछ भी नहीं, और आपको वेट करके खाना देते हैं, ऐसा ही लाइक है, बिल्कुल ऐसा ही है, 30 ग्राम ये 20 ग्राम ये, तो ऐसा ही है, डिफरेंट थिंग्स है कैलकुलेटेड। जी। जी बिल्कुल, वो डिफरेंट थिंग्स मतलब वो आपको देते हैं। बिल्कुल उसके ऐसा है। बाद आपकी अच्छा वसीम, ये फिटनेस बताइए बहुत। कि यंग बॉक्सर्स के लिए मैं चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह ये एक जी, अब मैं चाहूंगी वसीम के देखें आपने ये अचीवमेंट की, आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने माशाल्लाह ये बेल्ट भी हासिल की, या आप जीत भी गए टूर्नामेंट, या एजाज़ आपने अपने नाम कर लिया, आपने कोविड के बाद दोबारा रिंग में आप गए, उसके बाद जो है आपने एक बहुत ही मुश्किल जो है वो एक मैच आपने सामना किया उसका। तो आप बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर चुके हैं, अब आप एक उस जगह पर आ गए हैं कि यंग बॉक्सर्स अब आपसे रखते हैं उम्मीद। अब आप ये बताइए, जिनको रास्ता नहीं मिलता, जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती, जिनको पता नहीं है कहाँ जाना है, जिनको पता है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम क्या करेंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे और उनको क्या करना चाहिए? मैंने अपनी मैनेजमेंट और प्रमोशन से बात की है इस बारे में। सबसे पहले तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो फाइटर्स हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में टैलेंट है, ख़ासकर बलूचिस्तान में जो बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर बॉक्सर्स मैंने देखे थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब आप जीतते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी इतने बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और अपनी कंट्री, अपने फैमिली का नाम बनाए। तो मेरा तो उनको यही मैसेज है कि मेहनत करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा जिम बना लूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, जिससे फिर मैं इस तरह के जो अच्छे टॉप क्लास के फाइटर्स हैं इनको मैं अपने तरीके से बाहर। जी अच्छा, एक सेकंड, लड़कियों के लिए सवाल करना चाह रही हूँ मैं शाज़ेब यहाँ पे। बिल्कुल आपकी। हाँ, मैं एक सवाल करना चाहूंगी वसीम आपसे। शाज़ेब कोई सवाल कर रहा था, लेकिन मुझे अब एक सवाल अचानक से आ गया। मैं किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कुछ महीने में ले चुकी हूँ कुछ सालों पहले, तो ये मुझे एक सवाल है, देखो शक्ल कैसी बनाता है। मेरी बात ये बताइए, क्या ख़वातीन को बॉक्सिंग और इस तरह के स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए? क्या आप उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का इरादा रखते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हमारी मैनेजमेंट है MT के, हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा है फीमेल्स, लेकिन पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है उन्होंने अभी स्टार्ट किया है कि वुमेन बॉक्सिंग शुरू हो गई है। तो बॉक्सिंग काफ़ी अच्छा है, पूरी दुनिया में काफ़ी टॉप क्लास के जो बॉक्सर्स है, आपको शायद पता हो अगर आप केटी को जानते हो, वो वर्ल्ड चैम्पियन है, आयरिश वर्ल्ड चैम्पियन है केटी, वो हमारे मैनेजमेंट में है, और वो अनडिफीटेड है। उसने 25 फाइट्स किए हैं उसके पास, वो यूनिफाई वर्ल्ड चैंपियन है। तो मतलब क्यों नहीं कर सकते, लड़की हैं तो बहुत मतलब सेम लाइक मैन वो भी अचीव कर सकते हैं, हर फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं। मोहम्मद वसीम आखिर में अचीव कर सकती हैं, बिल्कुल। मोहम्मद वसीम, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बहुत सारे वहाँ पर यंग बॉक्सर्स होंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, लड़कियाँ भी लड़के भी यकीनन होंगे जो चाहते हैं बॉक्सिंग की फील्ड में आना। इससे पहले माया ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि गैर मुल्की बॉक्सर्स हैं, उनका जो एक्सपोजर है, वैसा एक्सपोजर हमारे जो ख़ासतौर पर बॉक्सर्स हैं या दीगर एथलीट्स हैं उनको नहीं मिल पाता। इसके लिए हमें हमारी हुकूमत को क्या चाहिए ताकि वो जो बॉक्सर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर तैयार हो सके इजीली?
देखिए हमारे पास वेरी कुछ गुड। मतलब हमारे लोगों के पास टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, सहूलत जिस तरह मतलब जिम्स नहीं है हमारे पास, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम बाहर जाके खेलें। हमें किसी यानी जैसे कि मैं जाता हूँ या इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान, कोरिया इस तरह कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे अपना स्किल दिखाते हैं, तो वहाँ से आपको कोई लोग मतलब प्रमोटर मिल जाए, मैनेजर मिल जाए जो आप पे पैसा लगाए और आपको ऊपर लेके आए। वो उसमें ये होता है कि उनका भी बिज़नेस होता है, उनका भी नाम होता है और आपको भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है उससे। तो ये यहाँ पे हमारे पास मतलब पाकिस्तान में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी ट्रू। हमारे लोग यहाँ पर बहुत मतलब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद, वक्त निकालने के लिए। और किसी और कॉन्टेक्स्ट में ना लिया जाए, लेकिन लड़ते रहिए और जीतते रहिए और पाकिस्तान का और मुसलमानों का नाम रोशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू भाई। अब आगे बढ़ने से पहले शाहजेब, कितना अच्छा लगा ना वसीम से बात बिल्कुल, करके। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा एजाज़ है और ऐसे ही हम चाहते हैं आगे भी अच्छा लगता रहे। लेकिन आगे बढ़ें तो आपको ये बताएं कि एक मिस्टीरियस डिजीज़ है माया, जी, और उसकी cutis डिटेल्स like आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर मालूम है। आप बताइएगा, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत कम उम्री में बूढ़े लगने लगते हैं। क्या वजह है इसकी? सी इट्स बाय बर्थ डिजीज़। अभी आज हम स्टोरी बता रहे हैं वो क्यूटिस लेक्सा डिजीज़, जिसके हवाले से ये पैदाइशी जो है ये डिज़ीज़ होती है पैदा। और ये एक हिंदुस्तान में दोनों जो बहन भाई हैं, आप इनको देख सकते हैं, जो कि पैदाइश से ही इनको डायग्नोज हो चुका था। इनके चैलेंजेस ये होते हैं इस तरह के तमाम लोगों में जिनमें क्यूटिस लेक्सा यानी कि CL डिजीज़ पाई जाती है। इनकी सिर्फ स्किन और लुक इनकी बूढ़ी नहीं होती, इनके जो बोन्स होते हैं, इनके जो अंदर इनके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं ये उतने जैसे किसी भी ज़ईफ़ या किसी भी बूढ़े होने वाले इंसान के ऑर्गन्स वीक होते हैं, बोन्स वीक होती हैं, ये उनके वैसे। और आपने अक्सर नोट किया होगा जिनकी एज बड़ी होना शुरू हो जाती है वो उसमें उनकी बोन्स और कमर और झुकना शुरू हो जाती है। यही चीज़ जो है CL के तमाम पेशेंट्स जो फेस करते हैं उनके अंदर होती है। लेकिन ये इतने पुरुमीद दोनों बहन भाई हैं कि ये पढ़ना भी चाहते हैं, ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं। इनकी एक ऐसी बहन है जो कि जिसको ये CL डिजीज़ नहीं, और वो कहती है कि मैं इसलिए फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया में सबसे मुनफरद हैं, लाखों करोड़ों में है ये मेरे मुनफरद हैं। इनके नाम हैं अंजलि और कीशु। ये दोनों बहन भाई अंजलि और कीशु कितने खूबसूरत हैं और इस बीमारी की वजह से उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं और ऐसा ही करना चाहिए माया, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, कभी हारनी चाहिए। देखिए जो ये अंजलि हैं इनकी उम्र 13 बरस है और इनके जो भाई हैं वो किशु, उनकी उम्र सिर्फ 6 बरस है। अच्छा, अंजलि पहले पैदा हुई, ठीक है, अंजलि को भी ऑब्वियसली CL था, ठीक है, लेकिन जब केशु को भी हुआ तो उन लोगों को ये हुआ कि हमारा दूसरा मतलब एक बेटा हुआ, क्योंकि 2 बेटियां हैं इनकी और एक बेटा है, तो बेटे को भी उनका हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, होता किन वजूहात से है, क्या पाकिस्तान में भी ये आ सकता है, इस हवाले से और बहुत कुछ जो है हमारे सवालात का जवाब देंगी डॉक्टर उज़मा वहीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहुत ही आम सवाल CL डिजीज़ को लेके वो मेरा ये है कि ये डिजीज़ ये कैसे होती है, क्या इसको वक्त से पहले डायग्नोज किया जा सकता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, और पाकिस्तान में क्या ये क्यूटिस लेक्सा डिजीज़ कॉमन है या नहीं? जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यूटिस लेक्सा है क्या। क्यूटिस लेक्सा एक बहुत रेयर कंडीशन है जो कि 2 मिलियन लोगों में से किसी एक बच्चे को होती है। बेसिकली होता क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू वो चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद है और ये हमारे बेसिकली ऑर्गन्स को, एक दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट करती है, उन ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिसमें से ये मतलब कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक होती है इलास्टिक फाइबर्स। अच्छा, अब जो क्यूटिस लेक्सा है इसमें इस इलास्टिक फाइबर्स की जो है वो डीजनरेशन हो जाती है, जीन म्यूटेशन, यानी कि वो जीन जो कि इलास्टिक फाइबर्स को कंट्रोल करती है वो उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं और फिर इलास्टिक फाइबर्स अपनी सही तौर पे काम नहीं कर पाते। जब वो सही तौर पे काम नहीं कर पाते तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो स्किन है, उस जो हमारी नॉर्मल स्किन है उसके अंदर एक तनाव होता है, वो हमारे इलास्टिक फाइबर्स की वजह से होता है। जब ये चीज़ इस सही से प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो स्किन बिल्कुल ढलकी हुई,
स्किन बिल्कुल जैसे बूढ़ों की स्किन होती है, ड्रूपिंग जी। स्किन जिसको हम कहते हैं, जी। पेंडुलस स्किन जो जी। कहते हैं, उस तरह की हो जाएगी। अच्छा, एक चीज इसमें ये चीज जो है कि आपने जो पूछा, ये सिर्फ स्किन की बीमारी नहीं है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन इसकी स्किन हमारे बिल्कुल जाहिरी एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली आपको ये नजर आती है। रही बात पाकिस्तान में कॉमन होने की, क्योंकि एक वैसे ही डिजीज बहुत अनकॉमन है, रेयर कंडीशन है, तो पाकिस्तान में इसके सिवाय शायद एक आध केसेस के अलावा और कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन क्या ये जेनेटिक हो सकती है डॉक्टर साहबा? ये जेनेटिक हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल, ये जेनेटिक ही होती है। देखिए, ये जो क्यूटिस लेक्सा है ना, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये कि बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्वायर्ड। मोस्ट कॉमनली ऑटोसोमल यानी कि जेनेटिक ही होती है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा भी यानी कि नॉर्मल टाइम गुजारने के बाद भी वो इसको ले सकता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, कोई मेडिकेशन की वजह से, या कोई इसको ऐसा ऑटोसोमल डिजीज यानी कि हमारी बॉडी ने ही हमारे खिलाफ कोई ऐसी एंटीबॉडीज बना दी जो कि इलास्टिक जनरेट कर दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। यहाँ छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए।